हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं जीएम हॉपकिंस की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम। बहुत छोटी सी पोएम है बट बहुत इंटरेस्टिंग है अकॉर्डिंग टू थीम, या फिर आप जो आइडिया जो थॉट इसमें जीएम हॉपकिंस ने शो किया है उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी we can learn something from this poem. The Sea in the Skylark. So let's start the introduction of the poem. The Sea in the Skylark is one of his lesser known poems. ये उसकी एक बहुत ज़्यादा नोन पोएम नहीं है, ज़्यादा फेमस पोएम नहीं है. फेलिक्स रैंडल एंड द विंड होवर आर एक्सट्रीमली वेल नोन. वेयर एज हम कह सकते हैं कि फेलिक्स रैंडल और जो द विंड होवर है वो इसकी एक्सट्रीमली वेल नोन पोएम्स हैं. However, this poem reflects several of the qualities of Hopkins' poetry. फिर भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस पोएम में हॉपकिंस की जो पोइटिक क्वालिटी है, कैसी किस टाइप की वो पोइट्री लिखा करते थे, वो क्वालिटीज़ हमको बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगी. वो इस पोएम में बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होती है. लेट्स सी द टाइटल. द पोलरिटी ऑफ द टाइटल इज़ बिटवीन वाटर एंड एयर. पोलरिटी होती है जैसे कि पोल्स अपार्ट, जैसे कि दो बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ों के बारे में हम बात करें. तो एक यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वाटर के बारे में और एक बात है एयर के बारे में. द सी एंड द स्काईलार्क रिप्रेजेंटिंग नेचर. इस पोएम में सी और स्काईलार्क क्या कर रहे हैं? नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दे प्रेजेंट प्योरिटी. ऑब्वियसली हम वाटर जो सी वाटर होता है उसको वो कितना प्योर होता है हम उसको समझ सकते हैं. एंड द बर्ड्स आर ऑल्सो प्योर बिकॉज दे डू नॉट हैव any kind of selfishness, any kind of feelings, bad feelings, emotions like human beings. तो ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर यहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं, दे रिप्रेजेंट प्योरिटी. दिस प्योरिटी इज़ यूज एज अ स्टिक विद विच टू बीट मैनकाइंड. और यहाँ पर जीएम हॉपकिंस जो इन दोनों को एज अ सिंबल ऑफ पोएट्री शो, सॉरी प्योरिटी शो कर रहा है. वाई? बिकॉज he wants to beat mankind. He wants to teach a lesson to mankind that look, how can other things or objects of nature or those creatures who are surviving in this nature, how pure they are, and in comparison to human beings are not. So they can understand from the example of sea and skylark. Now, as far as the poem is concerned, it is a sonnet. We all know sonnet is a poem of 14 lines. In this sonnet, the sea and the skylark are described in the octave. The first 8 lines. और ये एक स्पेंसेरियन सोनेट है जिसमें आप सभी को पता है कि दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट 8 लाइन्स को हम बोलते हैं ऑक्टेव और लास्ट 6 लाइन्स को हम बोलते हैं सेस्टेट. तो ऑक्टेव में आपको हमेशा एक अलग टाइप का मूड दिखेगा पोएम का, सॉरी पोएट का. और सेस्टेट में हम कह सकते हैं कि वो 6 लाइन्स क्या होंगी, कंक्लूडिंग लाइन्स होंगी जिसमें पोएट का मोटिव क्या है उस पोएम को लिखने का वो हमें समझ में आ जाएगा. इन दिस पोएम, इन दिस सोनेट, द सी एंड द स्काईलार्क आर डिस्क्राइब्ड इन द ऑक्टेव. तो ऑक्टेव जो है, जो फर्स्ट 8 लाइन्स है उसमें सी एंड स्काईलार्क को डिस्क्राइब किया है. The mood of the poet is joyous in the octave where he describes the natural sounds of the sea and the skylarks singing. तो जॉयस मूड है, टोन अच्छी लग रही है यहाँ पर पोइट की और वो डिस्क्राइब कर रहा है नेचुरल साउंड्स ऑफ द सी एंड द स्काईलार्क सिंगिंग. कैसे सी और स्काईलार्क कैसे सिंग कर रहे हैं, कैसे इंजॉय कर रहे हैं अपने आप को, कैसे दे आर रिप्रेजेंटिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर. ये सब हमको इस फर्स्ट 8 लाइन्स में ऑक्टेव में हमें पता चलता है. But with the very first line of the sestet, the mood changes to one of gloom and despondency. पर जैसे ही सेस्टेट और लास्ट 6 लाइन्स वाला स्टैंजा शुरू होता है तो क्या होता है, ही shows his gloom and despondency, feeling of sadness, despair. And why is he so despondent and gloomy? The remaining lines of the sestet are deeply pessimistic, and pessimistic we all know, one who doesn't have hope, one who is so sad. हम हिंदी में बोल सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा निराशावादी है. तो यहाँ पर उसकी जो टोन है वो डीपली हमको पेसिमिस्टिक लगती है यहाँ पर. The poem ends with a deep sense of loss at the thought that man is losing his identity and destroying his pattern. तो पोएट जो है वो किस लिए इतना सैड और डेस्पोंडेंट फील कर रहा है? बिकॉज ही हैज़ अ डीप सेंस दैट पीपल आर और मैन आर
losing their identity and destroying their pattern. They do not have any custom. They are not following any tradition, and on and all we can say they are not having good attributes. They are not believing in values. So in that terms we can say they are destroying their patterns. So what should be there, they are not following that theme. The theme of this sonnet is a contrast between the life-giving purity of nature and sordidness of the civilization that man is creating. So there is a contrast when one is there for purity and one is for sordidness of the civilization, how man has created that kind of environment. Now a town is mentioned in the poem, and the town mentioned in the poem is Ryle and Wales. तो ये जो पोएम है इसका सेटअप जो है वहाँ वो कहाँ का है, राइल इन वेल्स का है. But the poem is not an attack particularly on that town or the Welsh people, but we cannot say that it is an attack on the people of certain town or on the Welsh people. It is merely a general meditation on nature and man. तो ये पोएम जनरल एक मेडिटेशन है किस पर, नेचर और मैन पर. फिर है एलिट्रेशन. इस पोएम में देर इज़ अ लॉट ऑफ यूज ऑफ एलिट्रेशन. एलिट्रेशन वी ऑल नो व्हेन देर इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ few words or some words in the one single line. It is abundant in the whole work of Hopkins. और ये ऐसा क्या कहा जा सकता है, मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बताया था कि although ये जो पोएम है द सी एंड द स्काईलार्क, इट इज़ not so known or famous poem of J.M. Hopkins, but we can say that it will be reflecting the qualities, poetic qualities of Hopkins. तो यहाँ पर लिखा है कि हॉपकिंस जो हैं वो फेमस हैं एलिट्रेशन के यूज़ के लिए, और ये पोएम एक एग्जाम्पल है जहाँ पर बहुत सारा अच्छा यूज़ हुआ है alliteration का. The repetition of F and L sounds in the following lines is striking, with a flood or a fall, low lull of or all roar. So we can say that flood is starting with consonant sound F. Then there is a use of fall. The word fall, it is also starting up with F. Now there is a lot of use of L sound, that is low, lull, and so many other words. The following line contains a repetition of C and W sounds, and now in the next line we see that there is a repetition of C and W sounds in the word crisps, in the word curl, and there is a use of consonant sound W, that is wild, winch, whirl, and so on. Hopkins himself admitted that this sonnet was written in my Welsh days when I was fascinated with consonant chime. तो ये उसके खुद के एक्चुअल वर्ड्स है, वो खुद इस चीज़ को कमिट करते हैं कि उन्होंने जब ये सोनेट लिखी तो दैट वाज हिज वेल्श डेज, वो वहाँ पर रह रहे थे, वेल्श में रह रहे थे. व्हेन आई वाज फैसिनेटेड विद कॉन्सोनेंट साउंड, और जब वो कॉन्सोनेंट साउंड से और शाइम से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे. तो इसलिए आपको देखने को मिलता है कि इस पोइट्री में कैसे स्पेसिफिकली एलिट्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है. नाउ एज फार एज द रिदम इज़ कंसर्न, दिस सोनेट द सी एंड द स्काईलार्क इज स्टैंडर्ड रिदम, इन पार्ट्स स्प्रंग एंड इन अदर्स काउंटर पॉइंटेड. तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपको जब भी क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखने को आता है तो आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी कि समरी क्या है पोएम की थीम क्या है, पोएम का सेटअप क्या है, और जो भी पोइटिक डिवाइसेस हैं वो कौन कौन से यूज़ हुए हैं, रिदम क्या है. तो ये सब आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा उस आंसर में. सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू यू. ओके, सो इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आप नए हैं मेरे चैनल पे तो. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए.
इसे लाइक करिए इस वीडियो को। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक देखने हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। ओके, अंटिल वी मीट अगैन, बाय बाय।